कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने इतनी हत्याएं की कि 50 के बाद उसने लाशें गिनना ही छोड़ दिया। बाप रे, 50? मतलब उसके लिए इंसान की जान की कीमत बस एक नंबर बनकर रह गई थी। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये कोई सड़क छाप पेशेवर गुंडा नहीं था या कोई अंडरवर्ल्ड का शूटर नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था। एक ऐसा पेशा जिसे हम जीवन रक्षक मानते हैं। बिल्कुल, और ये विरोधाभासी इस पूरे मामले को सबसे भयानक बनाता है। मतलब जब कोई रक्षक ही भक्षक बन जाए ना, तो समाज का एक बहुत बुनियादी भरोसा टूट जाता है। सही बात है। चिकित्सा के पेशे से जुड़ा व्यक्ति मानव शरीर की हर नब्ज, हर कमजोरी को जानता है, और जब वो उस ज्ञान का इस्तेमाल जान बचाने के बजाय जान लेने के लिए करने लगे, तो वो एक आम अपराधी से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। 3 फरवरी 2002 की गुड़गांव का बस अड्डा। शाम का समय था, बसों की आवाजाही, इंजन का शोर और भारी भीड़। इसी भीड़भाड़ वाले टैक्सी स्टैंड पर नरेश नाम का एक ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसे बरेली ले चलेगा। एक लंबी दूरी की बुकिंग? हाँ, और नरेश तैयार हो जाता है। सफर पर निकलने से पहले नरेश एक नजदीकी पीसीओ बूथ पर जाता है, अपनी पत्नी को फोन मिलाता है और कहता है कि वो 2 दिन में लौट आएगा। लेकिन वो 2 दिन कभी पूरे नहीं होते। नरेश कभी नहीं लौटता। और नरेश के गायब होने के बाद उसका भाई रामनिवास उमन पुलिस थानों के चक्कर काटना शुरू करता है। एक आम एफआईआर दर्ज होती है, जो कि उस दौर में बहुत आम बात थी। बिल्कुल। पुलिस बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक पूछताछ करती है, लेकिन नतीजा 0 रहता है। नरेश और उसकी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। एक इंसान और एक पूरी की पूरी कार बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। सही कहा। उस समय इसे महज एक गुमशुदगी का मामला माना गया, क्योंकि पुलिस को इसके पीछे छिपे किसी बड़े क्या कहते हैं षड्यंत्र का कोई अंदेशा ही नहीं था। ये अंदेशा इसलिए भी नहीं था क्योंकि ये कोई इकलौता मामला नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला की महज एक कड़ी थी। ठीक ऐसी ही एक और घटना सामने आती है 18 जनवरी 2004 को। इस बार जगह थी जयपुर जंक्शन। दोपहर का समय, मुकेश खंडेलवाल नाम बताने वाला एक व्यक्ति चांद खान नाम के ड्राइवर की टाटा सुमो बुक करता है। मंजिल थी हापुड़ और किराया तय होता है 2100 रुपए। लेकिन यहाँ चांद खान को शायद कोई अंदेशा होता है या फिर वो लंबे सफर को देखते हुए एहतियात बरतता है। वो अपने साथ अपने भाई शराफत को भी ले लेता है। उसका कहना था भाई शराफत भी साथ चलेगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक इंसानी प्रक्रिया थी, है ना। 2000 के दशक की शुरुआत में हाईवे पर ड्राइवरों के साथ लूटपाट की घटनाएं वैसे भी काफी आम थी। हाँ, सुरक्षा के लिए 2 लोग बेहतर है। बिल्कुल, इसलिए 2 भाइयों का साथ जाना सुरक्षा का एक उपाय था, लेकिन वो उपाय काम नहीं आया। जयपुर से निकलने के बाद रास्ते में दौसा जिले के महवा कस्बे में वे रुकते हैं। वहां से चांद खान एक पीसीओ से अपने पिता गफ्फार खान को फोन करता है, और वहीं आखिरी कॉल साबित हुई। जी, वो उन्हें बताता है कि वे अगले दिन सुबह तक लौट आएंगे। लेकिन जब 2 दिन बीतने के बाद भी दोनों भाई नहीं लौटते, तो पिता गफ्फार खान घबराकर जयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब जयपुर पुलिस इस केस की फाइल खोलती है, तो उन्हें एहसास होता है कि जयपुर रेलवे स्टेशन से ये इस तरह की कोई पहली घटना नहीं थी। ये तो तीसरी या चौथी घटना थी जो बिल्कुल एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही थी। एक साफ पैटर्न दिख रहा था एकदम। इसके बाद जयपुर रेंज के तत्कालीन डीआईजी हरिश्चंद्र मीणा और एसपी डॉक्टर प्रशाखा माथुर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। जब ये टीम अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है और आसपास के राज्यों की पुरानी फाइलिंग खंगालती है, तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर उभर कर सामने आती है। मतलब सिर्फ जयपुर नहीं? जी नहीं, 2002 से 2004 के बीच सिर्फ जयपुर नहीं, बल्कि गुड़गांव, गाजियाबाद, नौएगां, मेरठ और अलवर जैसी तमाम जगहों से बिल्कुल एक जैसी घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं। हर केस की स्क्रिप्ट जैसे एक ही इंसान ने लिखी थी। स्टेशन से एक लंबी दूरी की बुकिंग होती है, सफर हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है, और फिर रास्ते में सब कुछ अचानक शून्य हो जाता है। न ड्राइवर का पता चलता है, न गाड़ी का। बिना तकनीक वाले उस दौर में ये इन्वेस्टिगेशन ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। वो भी तब जब आपको यही ना पता हो कि सुई दिखती कैसी है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि उन टुकड़ों को जोड़ने वाले अलग अलग राज्यों के पुलिस थानों को यही ना पता हो कि वे सब एक ही पजल पर काम कर रहे हैं। गुड़गांव पुलिस को भनक तक नहीं थी कि जयपुर पुलिस क्या ढूंढ रही है। वही तो, पुलिस विभाग अपने अपने अधिकार क्षेत्रों की सीमाओं में कैद थे।
अगर तकनीक नहीं थी तो जाहिर है कि पुलिस को किसी ऐसी चीज पर निर्भर होना था जो कागज पर दर्ज हो। और चांद खान के केस में वो आखिरी कागजी सुराग महवा का वो पीसीओ बूथ था, जहां से उसने अपने पिता को कॉल किया था। पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस। आज के दौर में ये समझना दिलचस्प है कि ये पीसीओ उस समय कैसे काम करते थे। उस दौर के पीसीओ बूथ्स पर एक मशीन होती थी जिसमें एक प्रिंटर लगा होता था। हाँ, वो पीले रंग की लंबी सी रसीद निकलती थी। बिल्कुल वही। जब भी कोई कॉल करता तो वो मशीन एक बिल जनरेट करती थी जिसमें कॉल करने का समय, मिलाया गया नंबर और कॉल की अवधि दर्ज होती थी। साथ ही बूथ चलाने वाला एक मैनुअल रजिस्टर भी मेंटेन करता था। तो पुलिस महवा के उसी पीसीओ पर पहुंचती है। हाँ, पुलिस वहां पहुंचती है, रजिस्टर चेक किया जाता है, चांद खान की कॉल का समय मिलाया जाता है और यहां पुलिस को वो अहम सुराग मिलता है जिसकी उन्हें तलाश थी। चांद खान की कॉल खत्म होने के ठीक बाद उसी फोन से एक और कॉल की गई थी। ये तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर चांद खान ने कॉल किया था और उसके तुरंत बाद कोई और कॉल मिलाई गई तो पूरी संभावना थी कि वो कॉल चांद खान के साथ सफर कर रहे उस अनजान यात्री मुकेश खंडेरवाल ने ही की थी। एकदम सही तर्क। और जब पुलिस ने उस दूसरे नंबर की जांच की तो पता चला कि वो कॉल उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के पास कासिमपुर इलाके में गई थी। वो नंबर एक चाय की दुकान चलाने वाली महिला का था। जब पुलिस की टीम कासिमपुर पहुंचकर उस महिला से पूछताछ करती है तो वो एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देती है। क्या बताया उसने? उसने बताया कि उस दिन उसके पास किसी डॉक्टर का फोन आया था। वो डॉक्टर उस महिला के रिश्तेदारों उदयवीर और राजू से बात करना चाहता था। डॉक्टर यह शब्द पहली बार इस जांच की फाइल में दर्ज हुआ और इधर पुलिस एक तरफ इस डॉक्टर की तलाश में थी, तभी दूसरी तरफ कासगंज एटा के पास हजारा नहर से 2 लावारिस लाशें बरामद होती हैं। और वो नहर कोई आम नहर नहीं थी। जी नहीं, ये इलाका अपने खूंखार मगरमच्छों के लिए कुख्यात था। लाशों की हालत इतनी विभत्स थी कि उन्हें चेहरे से पहचानना पूरी तरह से नामुमकिन था। जब भी ऐसी कोई लावारिस लाश मिलती है तो पुलिस का एक तय प्रोटोकॉल होता है, 72 घंटे तक शिनाख्त का इंतजार करना। जो कि उन्होंने किया। हाँ, वो इंतजार किया गया। अब जब कोई दावा करने नहीं आया तो नियमों के तहत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस के मालखाने में शिनाख्त के लिए सिर्फ 2 चीजें बची रह गईं, एक कंबल और एक हाथ घड़ी। और जब जयपुर पुलिस के एटा पुलिस से संपर्क करने पर चांद और शराफत के पिता गफ्फार खान को वहां बुलाया जाता है तो वो दृश्य मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत दर्दनाक रहा होगा। एक पिता जो अपने 2 जवान बेटों की राह देख रहा है, उसके सामने एक टेबल पर बस एक हाथ घड़ी रख दी जाती है। गफ्फार खान ने उस घड़ी को तुरंत पहचान लिया। बाप रे। वो घड़ी उनके बेटे की थी। उस घड़ी को देखते ही उनका सब्र टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। ये महज एक भावुक पल नहीं था, ये कानूनी रूप से इस बात की पुष्टि थी कि चांद और शराफत अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब अब ये गुमशुदगी की जांच नहीं रही थी, ये एक डबल मर्डर का केस बन चुका था। बिल्कुल। इस पुष्टि के बाद पुलिस वापस जयपुर रेलवे स्टेशन जाती है। वहां मौजूद कुलियों, टैक्सी ड्राइवरों और वेंडर से उस मुकेश के हुलिये के बारे में बारीक से बारीक जानकारी जुटाई जाती है। और एक स्केच बनवाया जाता है। हाँ, एक बहुत ही सटीक स्केच तैयार किया जाता है और उसे उत्तर भारत के तमाम राज्यों के पुलिस नेटवर्क में सर्कुलेट कर दिया जाता है। जल्द ही पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। वो स्केच एक ऐसे आदमी से मेल खाता है जो उस वक्त ठगी के एक मामूली मामले में अलीगढ़ जेल में बंद था। और उसका नाम था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। वही डॉक्टर जिसकी बात कासिमपुर की काय वाली महिला ने की थी। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से जब पुलिस जेल में पहली बार पूछताछ करने पहुंचती है तो उसका रवैया एक आम अपराधी जैसा बिल्कुल नहीं था। जब पुलिस के अधिकारी उसके सामने वो स्केच रखते हैं तो वो जरा भी नहीं घबराता। बहुत ही शांत था वो। बहुत ही ठंडे और शांत अंदाज में पुलिस की आंखों में देखकर कहता है, पहचान अक्सर धोखा देती है साहब। ये लाइन किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के डायलॉग जैसी लगती है। ये उसका मनोवैज्ञानिक खेल था। उसे अपने दिमागी कौशल पर बहुत घमंड था। वो पुलिस को ये जताना चाहता था कि तुम सिर्फ एक चित्र के आधार पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन पुलिस भी होमवर्क करके आई थी। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब अपनी फाइल खोली और उसे बताया कि महवा के पीसीओ की कॉल ट्रेस हो चुकी है और कासिमपुर के उसके साथी यानी उदयवीर और राजू पुलिस के हिरासत में हैं, तो उसका सारा आत्मविश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और अपने साथियों के पकड़े जाने की बात सुनते ही वो टूट गया। और तब उसने जो कबूलनामा दिया वो मौत के एक ऐसे भयानक तरीके का पर्दाफाश था जिसने पुलिस महकमे को भी भीतर तक हिला दिया।
उसका एमओ, मोडस ऑपरेंडी बहुत ही खौफनाक था। उसने बताया कि कैसे वे रात के अंधेरे में शिकार करते थे। रात के करीब 8:55 हुए थे। देवेंद्र ने बहुत ही शातिराना ढंग से ड्राइवर चांद खान से कहा कि टायर से कुछ अजीब आवाज आ रही है। हाईवे के सन्नाटे में किसी भी ड्राइवर के लिए ये एक अलार्मिंग बात होती है। बिल्कुल। जैसे ही चांद खान गाड़ी रोककर टायर चेक करने के लिए नीचे झुका, पीछे बैठे उदयवीर और राजू ने अपनी पैंट की बेल्ट निकाली और चांद की गर्दन पर कस दी। जब पीछे बैठे उसके भाई शराफत ने बचाने की कोशिश की तो एक दूसरी बेल्ट से उसका भी गला घोंट दिया गया। बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी हथियार के महज चंद मिनटों में 2 हट्टे-कट्टे इंसानों की जान ले ली गई। और फिर आता था सबूत मिटाने का सबसे क्रूर चरण, वो नहर वाली बात। हाँ, वे लाशों को ले जाकर हजारा नहर में फेंक देते थे। ये कोई संयोग नहीं था कि उन्होंने इस जगह को चुना। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस नहर में मगरमच्छों का बसेरा है, ताकि हड्डियां भी न बचें। उनका सोचना था कि मगरमच्छ लाशों को इस तरह खा जाएंगे कि हड्डियां तक नहीं बचेंगी और पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिलेगा। ये सिर्फ गुस्से, आपसी रंजिश या किसी क्षणिक आवेश में किया गया मर्डर नहीं था। ये मौत की एक सोची समझी कोल्ड ब्लडेड इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन थी। यहाँ इंसान की जान से ज्यादा कीमत उसकी गाड़ी की थी, जिसे वो बेचकर पैसा कमाने वाले थे। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने समाज को ठीक करने की शपथ ली हो, वो मनोवैज्ञानिक रूप से इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि उसे इंसानों के मरने से कोई फर्क ही ना पड़े। मनोविज्ञान और अपराध शास्त्र में इस अवस्था को समझने के लिए हमें डिसेंसिटाइजेशन और कॉग्निटिव डिसोनेंस की गहराई में जाना होगा। ये क्या होता है, थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, जब कोई इंसान पहली बार ऐसा जघन्य अपराध करता है तो उसका मस्तिष्क उसे अपराध बोध और डर से भर देता है। लेकिन जब यही काम एक रूटीन बन जाए, एक व्यवसाय का रूप ले ले, तो इंसान का दिमाग उस तनाव से बचने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। अच्छा। वो सामने वाले पीड़ित को इंसान मानना ही बंद कर देता है। वो उन्हें एक वस्तु, एक इन्वेंट्री या महज एक बाधा के रूप में देखने लगता है, जिसे हटाकर उसे अपना लक्ष्य, जैसे कि कार या पैसा, हासिल करना है। तो वो उन्हें इंसान मान ही नहीं रहा था। बिल्कुल। देवेंद्र शर्मा के मामले में वे टैक्सी ड्राइवर उसके लिए जीते जागते मनुष्य थे ही नहीं, वे बस हापुड़ के चोर बाजार तक पहुंचने का एक साधन मात्र थे। और ये संवेदनहीनता रातों रात पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे डॉक्टर डेथ की एक पूरी ओरिजिन स्टोरी है। अगर हम उसके अतीत के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि 1984 में उसने बिहार से BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल की थी, जो कि एक वैध मेडिकल डिग्री है। जी हाँ। इसके बाद वो राजस्थान के बांदीकुई इलाके में आता है और वहाँ जनता क्लिनिक के नाम से अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। लगभग 1 दशक तक वो एक आम डॉक्टर की तरह ही समाज में अपनी जगह बनाकर रहता है। लेकिन 1994 में उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। टर्निंग पॉइंट। हाँ, वो अपने गृह राज्य लौटकर LPG गैस एजेंसी खोलने का मन बनाता है। ये वो दौर था जब गैस एजेंसी मिलना एक बहुत ही मुनाफे का सौदा माना जाता था। इसी कोशिश में वो एक फर्जी कंपनी के जाल में फंस जाता है और धोखाधड़ी का शिकार होकर अपने 11 लाख रुपए गवा बैठता है। 1994 में 11 लाख? जी, उस समय 11 लाख रुपए एक बहुत बड़ी, लगभग जीवन भर की कमाई जितनी रकम हुआ करती थी। Here's where it gets really interesting. यहाँ जो विडंबना है वो चौंकाने वाली है। जिस इंसान के साथ खुद इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, जिसके जीवन भर की जमा पूंजी लुट गई, उसने इस घटना से ये सबक नहीं सीखा कि धोखाधड़ी इंसान को कितना दर्द देती है। उसने कुछ और ही सीख लिया। बिल्कुल। इसके विपरीत उसने तय किया कि वो अब शिकार नहीं बनेगा, बल्कि वो खुद एक शिकारी बनेगा। उसने समाज से अपना बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया का रास्ता चुन लिया। और यहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। वो खुद एक फर्जी गैस एजेंसी खोलता है और चोरी के LPG सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचने लगता है। लेकिन इतने से उसका मन नहीं भरा होगा। सही कहा। गैस सिलेंडरों की चोरी से उसे वो मुनाफा नहीं मिल रहा था जिसकी उसे चाह थी। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड में उसकी मुलाकात डॉक्टर अमित कुमार से होती है। डॉक्टर अमित कुमार वो कुख्यात नाम है जो उस समय अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रैकेट चलाता था। ओहो। डॉक्टर शर्मा को यहाँ अपने मेडिकल ज्ञान का एक भयानक और अवैध इस्तेमाल नजर आता है। डॉक्टर शर्मा ने अपनी गैस सिलेंडर की चोरी और इस नए किडनी रैकेट को मिलाकर जुर्म का एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल तैयार किया जो किसी बुरे सपने जैसा था। मतलब एक तीर से कई निशाने। जी। वो हाईवे पर गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले ट्रकों को निशाना बनाता, उनके ड्राइवरों का अपहरण करता
और फिर आता था उसकी मेडिकल डिग्री का सबसे विभत्स दुरुपयोग। वो उन गरीब और लाचार ट्रकों ड्राइवरों की किडनी निकाल लेता था। बाप रे। ब्लैक मार्केट में एक किडनी के बदले उसे 4 से 5 लाख रुपए मिलते थे। किडनी निकालने के बाद वो उन ड्राइवरों की लाशों को उसी मगरमच्छों वाली नहर में फेंक देता और फिर उस ट्रक को भी हापुड़ ले जाकर बेच देता। देखिए, मानव अंगों की तस्करी कोई साधारण अपराध नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही जटिल लॉजिस्टिक्स काम करता है। हाँ, ये कोई अकेले का काम नहीं हो सकता। एक किडनी को शरीर से निकालकर किसी और में ट्रांसप्लांट करने के लिए एक मैचिंग रेसिपिएंट की जरूरत होती है। एक गुप्त लेकिन पूरी तरह से स्टेराइल सर्जिकल सेटअप चाहिए होता है। अंग को एक तय समय के भीतर एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाना होता है। ये सब बिना किसी गहरी मेडिकल समझ के संभव नहीं है। डॉक्टर शर्मा को पता था कि शरीर के अंगों को कैसे चीरा जाता है, कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। उसने अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल जो उसने जीवन बचाने के लिए सीखा था, जीवन को एक पुर्जे की तरह काटकर बेचने में लगा दिया। बहुत डरावना है ये। रिकॉर्ड बताते हैं कि 98 से 2004 के बीच महज 6 सालों में उसने 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट में सक्रिय भूमिका निभाई। 125 ट्रांसप्लांट! इस आंकड़े की भयावता दिमाग को सुन्न कर देती है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो 125 बार इंसानी शरीरों को चीरकर उनके अंग बाजार में बेचता है। और जब पुलिस ने उससे उसकी हत्याओं का हिसाब मांगा तो उसका वो जवाब हमेशा के लिए पुलिस फाइलों में दर्ज हो गया कि 50 हत्याओं के बाद मैंने गिनती करनी ही छोड़ दी थी। मतलब ये सिर्फ एक हत्यारे की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम के पूरी तरह से फेल हो जाने की कहानी है। बिल्कुल। इस स्तर का अपराध ये साफ तौर पर उजागर करता है कि उस समय हमारी न्याय और निगरानी व्यवस्था में कितने बड़े लूपहोल्स मौजूद थे। एक व्यक्ति लगातार इतने सालों तक एक खूनी खेल खेलता रहा, इंसानी अंगों का व्यापार करता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अभी और भी कुछ बाकी है। जी, इस केस का जो अगला अध्याय है वो हमारी आज की व्यवस्था पर और भी ज्यादा गंभीर और चुभने वाले सवाल खड़े करता है। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती कि उसे सजा मिली और वो जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे रहा, तो शायद ये एक संतोषजनक अंत होता। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए था। 2018 में चांद और शराफत के मर्डर केस में डॉक्टर शर्मा और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। एक अन्य मामले में उसे फांसी की सजा भी मिलती है। लेकिन जनवरी 2020 में एक ऐसा घटनाक्रम होता है जो न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ा देता है। क्या हुआ? वो जयपुर सेंट्रल जेल से 20 दिन की पैरोल पर बाहर आता है और वापस लौटकर ही नहीं जाता। वो फरार हो जाता है। हैरान करने वाली बात है, एक फांसी की सजा पाया हुआ 50 से ज्यादा कत्ल करने वाला सीरियल किलर महज एक पैरोल के कागज के सहारे आजाद हो जाता है। और वो छिपकर कोई डरी सहमी जिंदगी नहीं जीता। वो देश की राजधानी दिल्ली पहुंचता है। वहां एक विधवा महिला से बाकायदा शादी रचाता है और प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू कर देता है। एक खूंखार कातिल समाज के बीच एक इज्जतदार व्यवसायी बनकर रहने लगता है। ये व्यवस्था के मुंह पर एक तमाशा था। हालांकि जुलाई 2020 में दिल्ली पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी था। न्याय व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाना वो अच्छी तरह सीख चुका था। अगस्त 2023 में उसे एक बार फिर से 2 महीने की पैरोल मिल जाती है। फिर से? जी, और इस बार भी वही होता है जिसका डर था। वो फिर से फरार हो जाता है। इस बार उसकी छिपने की रणनीति और भी ज्यादा चालाकी भरी थी। वो राजस्थान के दौसा जिले में जाता है और वहां एक आश्रम में शरण ले लेता है। लेकिन इस बार वो कोई डॉक्टर या प्रॉपर्टी डीलर नहीं था। बिल्कुल नहीं, उसने एक साधु, एक पुजारी का भेष धर लिया था। लगभग 2 साल तक वो उस आश्रम में छुपकर रहता है। वहां के स्थानीय लोग उसे एक पहुंचे हुए महात्मा के रूप में पूजने लगते हैं। ये घटना चरम विडंबना की एक मिसाल है। मई 2025 में जब आखिरकार दिल्ली पुलिस की टीम दौसा के उस आश्रम में उसे गिरफ्तार करने पहुंचती है, तो वो देखते हैं कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा वहां बैठे अपने अनुयायियों को प्रवचन दे रहा था। प्रवचन? और उसके प्रवचन का विषय क्या था? वो लोगों से कह रहा था, जीव हिंसा महापाप है और इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। क्या बात है! एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथों पर 50 से ज्यादा निर्दोष लोगों का खून था, जिसने इंसानों को काटकर मगरमच्छों के आगे फेंक दिया था, वो अहिंसा और पाप पुण्य पर ज्ञान बांट रहा था। अजीब ही इंसान है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक साइकोपैथ का क्लासिक लक्षण है। समाज की आंखों में धूल झोंकते हुए बिना किसी पछतावे के एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व ओढ़ लेना।
पुलिस को भी उसे वहां से निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि उसके अनुयायी ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका गुरु एक सीरियल किलर हो सकता है। और अगर हम वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वे और भी ज्यादा बेचैन करने वाली हैं। क्या चल रहा है अब? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित उसके पैतृक गांव पुरैनी के लोगों का कहना है कि डॉक्टर शर्मा का खौफ आज भी कम नहीं हुआ है। वह जेल की ऊंची और सुरक्षित दीवारों के पीछे से भी मोबाइल फोन के जरिए अपना एक्सटॉर्शन यानी रंगदारी का नेटवर्क बेखौफ चला रहा है। बाप रे। अगर कोई उसकी मांग पूरी नहीं करता तो बाहर बैठे उसके गुर्गे मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर इस पूरी घटना का विश्लेषण करें तो दो बहुत स्पष्ट निष्कर्ष सामने आते हैं। वो क्या? कड़ी और एक पीसी और रजिस्टर की इंक से पुलिस ने इतने बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया था। ये बात तो है। और दूसरा ये कि जब किसी पेशे का विशिष्ट ज्ञान, जैसे कि एक डॉक्टर की मेडिकल ट्रेनिंग, गलत और लालची हाथों में पड़ जाता है तो उसके परिणाम अकल्पनीय रूप से विध्वंसक हो सकते हैं। ज्ञान अपने आप में तटस्थ होता है, लेकिन उसका उपयोग इंसान के मनोविज्ञान पर निर्भर करता है। बहुत गहरी बात कही आपने। इस पूरी कहानी को देखने के बाद यहाँ एक विचार मन में आता है जो इस चर्चा को एक नए मोड़ पर ले जाकर छोड़ता है। जी बताएं। हम मानते हैं कि जेलें अपराधियों को समाज से अलग करने और उन्हें सुधारने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन जब एक ऐसा अपराधी जिसने दर्जनों हत्याएं की हों, जो मानव अंगों का व्यापार कर चुका हो, वो बार बार पैरोल का फायदा उठाकर सिस्टम की आंखों में धूल झोंक सकता है। बिल्कुल। और आज भी तिहाड़ जैसी देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल के भीतर बैठकर अपने रंगदारी के साम्राज्य को चला सकता है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी न्याय और जेल व्यवस्था वाकई अपराधियों के लिए एक सजा है, या फिर ये उनके आपराधिक नेटवर्क को चलाने के लिए महज एक नया और ज्यादा सुरक्षित